नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा दीवान फिर से आप सबके रूबरू हूँ। आज का बहुत ही खास विषय है और वो विषय है IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ कहना चाहूँगी और वो ये है कि आज का जो विषय है वो बहुत ही आश्चर्यजनक तकनीक थी कुछ बरस पहले, पर आज इतने दंपतियों को जो बांझपन की बीमारी से पीड़ित थे उनका आज वो मातृत्व और पितृत्व पेरेंटहुड दोनों को एंजॉय कर रहे हैं और वो नन्ही सी किलकारी अपने बच्चे की सुनकर बहुत ही आनंदमयी और बहुत ही सुकून और बहुत ही पूर्ण अपने आप को पा रहे हैं। तो बात ये हो रही थी कि इनफर्टिलिटी यानी बांझपन एक बहुत ही दुखदाई एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है जो कि सामाजिक स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा के साथ जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं लोग अपने बांझपन के इलाज को लुप्त रखते हैं और बाहर आके खुलकर इसको अपनाते नहीं हैं। ये तो खैर है अलग बात, पर ये भी समझना चाहिए कि बांझपन इनफर्टिलिटी के बड़े सरल इलाज भी होते हैं। कुछ चीज़ें तो केवल दवाइयों से निपट जाती हैं, कई में छोटे छोटे इलाज करने पड़ते हैं, जैसे कि अंडों की फॉलिकल मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, सोनोग्राफी करनी पड़ती है, नियम अनुसार संभोग करना पड़ता है, किसी में IUI इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन जैसा एक छोटी सी प्रक्रिया करनी पड़ती है। पर जिस बड़ी चीज़ की बीमारी की मैं बात कर रही हूँ वो इनफर्टिलिटी, जिसमें कि मैं ये नहीं कह सकती कि वो बीमारी है। जिस तरह फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन है, इसी तरह एक दंपति से अगर पूछा जाए तो वो यही कहेंगे ना कि मेरा भी तो फंडामेंटल राइट टू रिप्रोडक्शन है। तो आइए जानते हैं कि IVF टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या है और इस प्रक्रिया में क्या क्या होता है और किन लोगों को इसकी ज़रूरत होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इलाज केवल ही IVF से हो पाता है और कोई तरीका ही नहीं है। इनमें वो पुरुष होते हैं जिनके शुक्राणु यानी स्पर्म्स बहुत ही कम होते हैं और इतने कम मात्रा में होते हैं कि नॉर्मल कंसेप्शन या सरल तरीके IUI जैसे फेल हो जाते हैं और उनको देखा जाए तो IVF तक भी नहीं कई लोगों को सूट करता और उससे भी ज़्यादा हाई लेवल की साइंस और टेक्नोलॉजी, जिसको ICSI बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये तो रही साइंस और टेक्नोलॉजी की बात, पर ऐसे भी पुरुष जन होते हैं जिनके शुक्राणु जो उनका पानी होता है उसमें होते ही नहीं हैं, नील होते हैं और उनके शुक्राणु हम लोगों को उनके शरीर से, उनके टेस्टिकल से निकालने पड़ते हैं। तो ये वाले जो शुक्राणु होते हैं इनको IVF की जो एडवांस पद्धति होती है ICSI, उसी के द्वारा ही इस्तेमाल करके बच्चा देने की गुंजाइश बनती है। ऐसे भी स्त्रियां होती हैं जिनकी दोनों नलें या तो ख़राब होती हैं यानी डैमेज्ड होती हैं, या एक नल में कोई बीमारी थी उसकी वजह से एक ही नहीं बल्कि दोनों नलें निकाल दी, या नलों में बार बार प्रेगनेंसी यानी कि गर्भ ठहर जाता है जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और ऐसी स्त्रियों में जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो नलों को डैमेज कर देती है और फिर से एक्टोपिक होने के चांसेस रहते हैं। ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनको एक बीमारी होती है एंडोमेट्रियोसिस जो ग्रेड 4 होती है। ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं कि जहां पर कोई भी तकलीफ़ नहीं है पर सारे सरल तरीके अपनाने पर फ़ायदा ही नहीं दे रहे। जहाँ पर भी ऐसी प्रक्रिया आ जाती है कि हम लोगों को हम एक ऐसी स्त्री के साथ वो ऐसी स्त्री हैं जो मरीज़ हैं जिनके अंडे बहुत कम हैं, बहुत ख़राब क्वालिटी के हैं, या फिर वो ख़त्म ही हो चुके हैं, चाहे वो समय से पहले मेनोपॉज उनका हो गया हो या फिर मेनोपॉज हो चुका है और अब वो बच्चे की इच्छुक हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उन लोगों को किसी और स्त्री से दान किए हुए अंडे यानी डोनर एग्स को इस्तेमाल करना पड़ता है और उस परिस्थिति में भी हम लोगों को IVF की ही टेक्नोलॉजी का भरोसा करना पड़ता है। तो ये तो आम इंडिकेशंस हैं, पर अगर कोई चाहे तो वो अपने आप सीधे आके भी कह सकता है कि हम बच्चा IVF से ही करना चाहते हैं, और ये तो लोगों की अपनी चॉइस होती है, थोड़ी अटपटी सी चॉइस तो है। ऐसा भी होता है कि
स्त्री या पुरुष अपना बच्चा नहीं करना चाहते और ख़ासकर जो लेडीज़ हैं वो प्रोफेशनली इन्वॉल्व हैं और वो नहीं चाहती कि उनका बच्चा अभी हो और वो अपने अंडे संभाल के हमारे पास रखना चाहती हैं, तो उस परिस्थिति में जो अंडे संभाल के हमने रखे होते हैं उनको जब इस्तेमाल करना होता है तो इस्तेमाल करने के लिए जो तरीका है वो तो केवल यही तरीका है कि हम उन अंडों को इस्तेमाल जब आगे करेंगे तो IVF के लिए करेंगे। ऐसे भी मरीज़ हैं जिनके शुक्राणु या जो स्पर्म्स हैं यानी और जो अंडे हैं वो कैंसर के मरीज़ थे और इतने कम मात्रा में हमें मिले और हमने उसको फ्रीज़ करा, तो आगे जब उसको इस्तेमाल करने की आवश्यकता आएगी तो सबसे सरल और सबसे सटीक और सबसे ज़्यादा सक्सेस वाला जो प्रोसीजर होगा वो IVF ही होगा। तो इतने सारे इंडिकेशंस हैं जो कि IVF के लिए हैं। तो चलिए समझते हैं कि IVF किया कैसे जाता है। तो पहले तो बात ये समझनी है कि जब एक स्त्री होती है तो स्त्री के जो अंडे होते हैं वो हर महीने एक अंडा बनता है और एक अंडेदानी एक ओवरी से एक अंडा बनता है और वो अंडा ही है जो कि चाहे हज़ारों स्पर्म्स शुक्राणु उनके शरीर में आए पर वो एक अंडा एक शुक्राणु से ही मिलेगा और प्रति माह 20 से 40% का आंकड़ा होता है जिसमें चांस रहता है कि वो प्रेग्नेंट हों और ऐसा रहे। तो जब हम लोगों को IVF करना होता है तो जो क्लासिकल वे IVF का है उसमें हम कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन मरीज़ को देते हैं ताकि जो उनके सोए हुए अंडे हैं वो जग जाएं और वो उस महीने एक से ज़्यादा अंडा बनाएं। तो कई तो ये चाहते हैं कि 10 से 15 अंडे प्रति अंडेदानी में बने, तो 20-30 अंडे बन जाएं और उनमें से जो खासे बड़े होंगे और मैच्योर होंगे वो सारे हम ले लेंगे। तो ये किया कैसे जाता है? तो जो स्त्री होती है उसको महीने के शुरुआत में कुछ इंजेक्शन या दवाइयाँ दी जाती हैं और ये जो अंडे बढ़ रहे हैं घट रहे हैं इनकी जो तालमेल है वो हमको सिर्फ सोनोग्राफी फॉलिकल मॉनिटरिंग से पता चलती है। तो हम लगातार सोनोग्राफी करते हैं और वो आमतौर से अंदर से ही प्राइवेट पार्ट से होती है। जब ये अंडे मैच्योर हो जाते हैं तब हम लोग एक दवा देते हैं ताकि वो जो अंडे हैं वो फाइनल मैच्योरिटी में आएँ और उनके फूटने से पहले हम एक छोटी बेहोशी में सोनोग्राफी के रास्ते से ही एक सुई डाल के उन अंडों को बाहर निकाल लेते हैं। यानी कि जो सोनोग्राफी पे दिखता है वो जो छोटी छोटी सिस्ट या थैलियाँ होती हैं उसका पानी हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम बड़े से माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं कि जो अंडे हैं ये अंडे इस पानी में हैं या नहीं। अब फिर हम उन अंडों को छांटते हैं अच्छे और बुरे अंडों में, मैच्योर और इमेच्योर में और हाइपर मैच्योर में। जो सही अंडे होते हैं उनको हम लेते हैं और जो पति होते हैं उनका पानी लेकर उस पानी में भी इस पानी को हटा के स्पर्म्स को कॉन्सेंट्रेट करके हम एक एक अंडे के साथ कई हज़ार स्पर्म साथ में रखते हैं और आशा करते हैं कि वो स्पर्म अपनी तंदुरुस्ती से उस अंडे के अंदर चला जाए और वो एक टेक्निकल बेबी जिसे कि हम फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं वो बना सके। यदि हम ICSI करते हैं तो हम उसको नेचर पे नहीं छोड़ते हैं। हम जो स्पर्म होता है उसको एक सुई से पकड़ते हैं और एक होल्डर से हम अंडे को पकड़ते हैं और हम ये छोड़ते नहीं हैं कि वो दोनों मेल करेंगे। हम स्पर्म को ले जाके उस अंडे के अंदर डालते हैं और टेक्निकली वहाँ छोड़ के आते हैं जहाँ अब कुदरती गुंजाइश नहीं रही कि दोनों मेल नहीं कर पाए। यदि स्पर्म की स्पीड अच्छी नहीं है, स्पर्म तंदुरुस्त नहीं है, चल नहीं ठीक से पाता या अंडा जो है वो बुढ़ा चुका है, उसके बाहर का जो शेल है प्रोटेक्टिव शेल वो बहुत मोटा हो चुका है, तो ऐसे चांसेस रहते हैं। कई बार इसलिए भी किया जाता है क्योंकि हमने पहले IVF करा था और वो नहीं ठीक से मिल पाए, तो इसको ICSI बोलते हैं। तो ICSI में फ़ायदा ये रहता है कि IVF के कंपैरिजन में ICSI में जो हमने टेक्निकल फ्यूजन करी और फिर कुदरत पे छोड़ा कि वो आगे बच्चा बने, उसके चांसेस बहुत हाई रहते हैं। तो कुछ ऐसी बातें हम लोग आज आपसे कर रहे हैं। फिर जो बच्चा होता है उसको इंक्यूबेटर में मशीन में अच्छे से टेम्परेचर में, कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑक्सीजन की मात्रा में रखा जाता है और उसको लगातार मॉनिटर करा जाता है हर कुछ घंटों में, हर दिन पे। और वो जो एक कण होता है वो कण बढ़ के 2 बनता है और 2 से वो 4 बनता है, 4 से वो 8 बनता है, 8 से वो 16 बनता है और इस तरह एक छोटा सा बॉल सा बन जाता है।
तो इतना बड़ा साइज़ भी नहीं होना चाहिए, या तो 3 दिन वाला बॉल या 5 दिन वाला बॉल हम डाल सकते हैं। और ये डालेंगे कहाँ, अब डाला तो ये सब हमारे लैब में हो रहा है। तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी है उसका मतलब ये नहीं है कि एक ट्यूब के अंदर एक पूरा बच्चा 3 किलो का निकल के बाहर आएगा, वो बस एक सेल और एक कण है, और उसको लेके हम फिर डालते हैं लेडी के अंदर। तो लेडी के अंदर डालने का रास्ता जो होता है वो फिर उनके प्राइवेट पार्ट से अंदर डालने का प्रक्रिया है, जिसमें कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ता, कोई खासी बेहोशी भी नहीं करनी पड़ती, और उस बेबी को हम वहाँ पे सही जगह पे सही टाइम पर डाल देते हैं। सोनोग्राफी से हम इंश्योर करते हैं कि सही जगह है। उसके बाद हम उसे कुदरत पे छोड़ देते हैं 11 से 14 दिन के लिए कि वो चिपक जाए, और वो चिपक जाएगा। उसके बाद हम ब्लड टेस्ट करते हैं और हमें पता चलता है कि ये बेबी कंसीव हुआ कि नहीं हुआ। और देखिए मैंने कितना सरल बना दिया ये सारे IVF के प्रोसीजर को। इसके साथ ही आप सबसे अलविदा। मैं डॉक्टर पूजा दीवान, आपकी फ्रेंड, आपकी सहेली। नमस्कार।